दिस इज 68, दिस इज 69 एंड दिस वन इज 70। तो इस तरीके से हम लोग अगर चाहें तो जो है बाइनरी सीक्वेंस जो हम लोग ASCII कोड है उसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम लोग स्मॉल ए प्रेस करते हैं, स्मॉल ए प्रेस करते हैं, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, ई, एफ, ठीक है ना। तो स्मॉल ए कितने पर शुरू होता है? दिस स्टार्ट्स विथ 97। ये कितने पर शुरू होता है? 98 पर। ये कितने पर शुरू होता है? 99 पर। 99, 100, 101 एंड 102, ठीक है ना। तो एक एक बढ़ता जाएगा, एक एक करेक्टर के लिए एक एक बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पैटर्न जो है अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप जो है पूरी की पूरी जो है ASCII कोड जो है आप लिख सकते हैं। तो देखिए 97 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 97 से छोटी नंबर जो 2 का मल्टीपल है, 97 से छोटी नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो कितना है? 64 है, क्योंकि 64 का अगर डबल होगा तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो पहला बिट तो 0 हो गया, 64 हो गया, और 64 में अगर आपने आगे जो है 64 पर 32 आपने जोड़ दिया तो 64 और 32 कितना हो गया? 96 हो गया। अब 96 के बाद आगे कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो ये कितना सीक्वेंस जनरेट हुआ? इतना जनरेट हुआ। तो अगर आप 97 प्रेस करते हैं, व्हेन यू आर प्रेसिंग स्मॉल ए, तो जो CPU को जो सिग्नल जा रहा है, दिस सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एज 011001, ठीक है ना। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? दिस इज इक्विवेलेंट टू 97। अब अगला सीक्वेंस कितना हो जाएगा? आगे के 3 बिट तो सेम ही होंगे। 98 के लिए 0010, ठीक है। 99 के लिए कितना हो जाएगा? 011 00, ये 2 था, अब 3 हो गया, ठीक है। 011 0, 3 के बाद 4 हो गया ये, ठीक है। 100, ये नंबर दिस इक्विवेलेंट टू 100। 100 और 1 कितना हो जाएगा? पहले के 3 डिजिट सेम होंगे, ये जो है 101 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 100 0, दिस वन इज 110, ये 102 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है सीक्वेंस को जनरेट कर पाते हैं। तो जनरेशन का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, पूरे नंबर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि किस रेंज में आता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि हमने ब्लैंक स्पेस प्रेस किया कीबोर्ड से, तो जब ब्लैंक स्पेस प्रेस करते हैं तो आपने कहा कि ब्लैंक स्पेस प्रेस करने पर जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? 32 है। तो 32 का मतलब 32 16 नहीं है, ठीक है। 16 2 के बाद 8 नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है ना। तो कितने बिट हो गए? ये हो गए आपके 4 2 6 बिट, एक बिट हमने यहां से जोड़ दिया। तो ये जब ब्लैंक स्पेस प्रेस करते हैं तो ये मैसेज CPU को ट्रांसमिट होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है ना। तो जब ये 7 बिट का ये सीक्वेंस जाएगा तो मान लीजिए कि CPU को हमने मैसेज ट्रांसफर किया ABC, लगातार हमने 4 कीज कीबोर्ड से प्रेस किए, ठीक है। लगातार 4 कीज हमने कीबोर्ड से प्रेस किए, तो जो मैसेज CPU को ट्रांसमिट होगा वो कितना ट्रांसमिट होगा? 100 0001, उसके बाद 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है ना। उसके बाद 1 0 0 0 0 1 1,
इस तरीके से मैसेज ट्रांसमिट हुआ। अब सीपीयू क्या करेगा, इस तरीके से ब्लॉक ऑफ मैसेज जो है सीपीयू के पास आ रहे हैं, ठीक है ना। दिस ब्लॉक, दिस काइंड ऑफ ब्लॉक विच कंटेन्स अ बाइनरी स्ट्रीम, ये जो है दिस इज अ काइंड ऑफ बाइनरी स्ट्रीम, ठीक है। ये जो है ये बाइनरी स्ट्रीम है एंड दिस काइंड ऑफ बाइनरी स्ट्रीम इज कमिंग टू द सीपीयू, ठीक। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू ने क्या किया, ये जो पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन इस तरीके से जो डेटा आ रही है, सीपीयू ने उसको क्या किया, 7 बिट के पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है। जो सीपीयू है उसने इसको 7 बिट के फॉर्म में तोड़ लिया। तो पहला 7 बिट, दूसरा 7 बिट, तीसरा 7 बिट, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी जो स्ट्रीम आ रही थी सीपीयू के पास, ठीक है ना, जो स्ट्रीम आ रही थी डेटा की, that data stream is fragmented into 7 bits chunk, ठीक है ना। 7 बिट्स के चंक के फॉर्म में तोड़ लिया। अब सीपीयू ने ये जो इक्विवेलेंट है, सीपीयू ने देखा कि ये जो सीक्वेंस आ रहा है, सीपीयू ने देखा कि ये जो सीक्वेंस आ रहा है दिस इज इक्विवेलेंट टू 65। इसका मतलब कि आपने क्या प्रेस किया रहा होगा, कैपिटल ए कीबोर्ड से प्रेस किया होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये मैसेज 7 बिट का आया, तो इसने देखा कि ये कौन सा इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू बी, तो आपने कीबोर्ड ने सीपीयू ने इंटरप्रेट कर लिया कि आपने सी प्रेस किया होगा। उसके बाद ये जब सिग्नल आया तो सीपीयू ने इंटरप्रेट कर लिया कि आपने सी प्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कीबोर्ड और जो आपका सीपीयू है उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इन दिस वे सीपीयू इज इंटरेक्टिंग विद द कीबोर्ड, समझ में आ रहा है। और मान लीजिए एबीसी के बाद ब्लैंक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस है तो 7 बिट कितना ट्रांसमिट हो रहा है, इसके बाद जो है 4 बिट। ये मैसेज अगर आया सीपीयू के पास तो इसका मतलब कि आपने क्या प्रेस किया हुआ, ब्लैंक स्पेस प्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हर एक की को प्रेस करने पर व्हेन यू आर प्रेसिंग एनी की अ 7 बिट बाइनरी सीक्वेंस, क्या कभी भी किसी भी सिंबल के लिए बाइनरी सीक्वेंस सेम है, नहीं सेम है, ठीक है। तो अगर बाइनरी सीक्वेंस सेम होगा तो एनोमली जनरेट होगी। मान लीजिए कि कैपिटल ए और कैपिटल बी का जो बाइनरी सीक्वेंस सेम होता तो सीपीयू इंटरप्रेट ही ना कर पाता कि आपने कैपिटल ए प्रेस किया हुआ है या कैपिटल बी प्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। सिंस कोड transmitted by keyboard to the CPU is always unique, that's why CPU can interpret which key you have pressed from the keyboard। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो आपका इंग्लिश कीबोर्ड है, जो इंग्लिश कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में आपका इंफॉर्मेशन जो है उस सीपीयू को ट्रांसमिट होता है। जैसे आपने कैपिटल आपने प्लस प्रेस किया तो प्लस के करस्पॉन्डिंग भी एक 7 बिट का बाइनरी सीक्वेंस जनरेट होगा। आपने मल्टीप्लिकेशन प्रेस किया, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ सिंबल एंड करस्पॉन्डिंग 7 बिट बाइनरी सीक्वेंस इज जनरेटेड, ठीक है ना। आपने जो है इस तरीके से कर्ली ब्रेसेज लगाए, लेफ्ट कर्ली ब्रेस, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है 7 बिट बाइनरी सीक्वेंस जनरेट होगा। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला करके ऑल इन नटसेल वी कैन से दैट व्हेन यू आर प्रेसिंग एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड a 7 बिट बाइनरी सीक्वेंस इज ट्रांसमिटेड टू द सीपीयू। जब हम किसी की को प्रेस कर रहे हैं तो 7 बिट का एक बाइनरी सीक्वेंस जो है सीपीयू को जा रहा है और उसी बाइनरी सीक्वेंस से सीपीयू इंटरप्रेट कर पा रहा है कि आपने कौन सा की प्रेस किया हुआ, ठीक है ना। तो इन दिस वे your keyboard interact with the machine। समझ में आ रहा है। ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया गया होगा, आप सोच के बताइए कि क्यों किया गया होगा ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन। ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए किया गया है क्योंकि कंपनी कोई भी बनाए, कीबोर्ड कोई भी बनाए, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है वो हमेशा सेम हो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका कीबोर्ड दूसरी कंपनी का है तो दूसरा कीबोर्ड दूसरा सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, आपने इंटेल का ले लिया दूसरा सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी,
ठीक है ना। तो जब ऐसे केसेज होते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है कि हम लोग जो की डिजाइन कीबोर्ड डिजाइन करेंगे सारे की में यूनिफॉर्मिटी इसी तरीके से काम करना चाहिए। अदरवाइज एक कंपनी का क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा, सिर्फ वही कंपनी कीबोर्ड बना सकती है, दूसरी कंपनी कीबोर्ड बना ही नहीं सकती। ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि सीडी आपने देखा होगा, सीडी डिस्क, तो सीडी डिस्क में अगर सोचिए कि जितनी कंपनी है सब अपने पैरामीटर्स को अलग अलग कर लें, तो कोई कहे कि हम 6 इंच की सीडी बनाएंगे, कोई कहेगा हम 3.5 इंच की बनाएंगे, तो क्या होगा, जितना आपके पास सीडी होगी उसी कंपनी का आपके पास सीडी रीडर भी होना चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग जो है काम ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कि जो सीडी है उसकी डायमेंशन हम लोग इतना रखेंगे कि थिकनेस 2 मिलीमीटर होगी, बीच में जो गोला होगा वो 5 मिलीमीटर का होगा, पॉलीकार्बोनेट का बना होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डेटा राइट होगी। ठीक है ना। तो हर स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद फिर चाहे जो उसका प्रोडक्शन करे उसको वो नॉर्म फॉलो करना है, जिससे कि किसी एक कंपनी का मोनोपोली। ठीक है ना। तो इस कोड को, दिस कोड इज कॉल्ड आस्की कोड। तो आपको पूरी तरीके से होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इंडियन वर्जन की बात करेंगे। ये तो था इंग्लिश कीबोर्ड की बात हमने किया, अब हम लोग बात करेंगे इंडियन कीबोर्ड की, इंडियन स्टैंडर्ड की बात करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप देखते हैं कि एक ही कीबोर्ड से हम लोग इंग्लिश के कीबोर्ड से ही हम लोग जो है हिंदी के भी स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं। ठीक है ना। जो इंग्लिश का कीबोर्ड है उसी से हम लोग जो है हिंदी के कीबोर्ड लिख सकते हैं, उसी से जो है जितनी भी इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है ना, जितनी इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं सारे स्क्रिप्ट्स को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो इंग्लिश का कंटेंट है वो तो आप पढ़ पाते हैं, लेकिन जो और लैंग्वेज का कंटेंट है वो कुछ सिंबॉलिक वैल्यू में चेंज हो जाता है, सिंबॉलिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि हमारे जो कोड जो है इंग्लिश के कोड वो मॉडिफाई नहीं होते, लेकिन जो हिंदी के स्क्रिप्ट है या दूसरे लैंग्वेज के स्क्रिप्ट है वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इसीलिए वो जो है सिंबल से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो अभी आस्की कोड की बात की, हम लोग एक ऐसे कोड की बात करेंगे जिससे हम लोग वर्ड के किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है ना, किसी भी लैंग्वेज को हम लोग लिख सकते हैं और वो कभी भी डिफॉल्ट ना हो। ठीक है ना। तो हम लोग जो है बात करेंगे यूनिकोड की बात करेंगे। यूनिकोड, आस्की कोड नहीं, यूनिकोड। ठीक है ना। यूनिकोड। तो यूनिकोड क्या कहता है? यूनिकोड कहता है कि 7 बिट से जो आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे तो सिर्फ इंग्लिश के जो है इंग्लिश को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स को तो यूनिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन सारे नंबर सारे अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग एक कैरेक्टर को कितने बाइट से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 बाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना।
तो 2 बाइट का मतलब कितना हो गया 16 बिट, और 16 बिट से कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं हम लोग 2⁻16, ठीक है। एंड 2⁻16 की वैल्यू आप जानते हैं कि दिस इज 2⁻10 इंटू 2⁻6, ठीक है ना। तो अब हम जो है इसके आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा अभी ब्रेक हो जाएगा लिंक, तो इसीलिए जो है हम इसको कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे, बट दिस नंबर इज ह्यूज, ठीक है ना। 2⁻16 इज ह्यूज नंबर विच इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूनिक कोड टू ऑल स्क्रिप्ट ऑफ इन द ऑल लैंग्वेज, ठीक है ना। जितनी लैंग्वेज है हर एक लैंग्वेज में हम लोग यूनिकनेस के साथ कोड को असाइन कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर सच काइंड ऑफ कोड, ठीक है ना। कि हम चाहे का लिखें, चाहे ए लिखें, या कोई भी अल्फाबेट लिखें, इस अल्फाबेट के लिखने से जो कोड जनरेट हो, कोड